शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 67th बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का, यहाँ पर जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 67th बीपीएससी मेंस के मद्देनज़र 67th बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और इससे यह पता चलेगा कि हम लोगों को 67th बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के तीनों खंडों में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड प्रश्न को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, तो आइए देखते हैं वो सेलेक्टेड प्रश्न क्या है। यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि मेरा यह प्रयास होता है कि प्रत्येक दिन ना सही तो प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर यानी 2 दिन पर आप एक प्रश्न जो है अवश्य लिखा करें और पिछले जो प्रश्न आप लिख चुके हैं उसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। प्रश्न को जितना आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में उतना ज़्यादा चांस होगा कि आप क्वेश्चन को लिख पाइएगा। यदि घर में लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जामिनेशन में लिख लीजिएगा, इस बात की पूरी गारंटी नहीं है या कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी आपको हमेशा प्रत्येक दिन घड़ी देख करके 20 से 22 मिनट तक में आपको एक प्रश्न के उत्तर लिख देने होंगे, करीब 400 शब्द में। 400 से ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन 400 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। शब्द की गिनती में सिंगल वर्ड वाले शब्द को प्रयास कीजिएगा कि इसको नहीं गिने, ये हमारा एक्स्ट्रा जाए। ठीक है, जैसे हैं, के, से, में, ये सब जो है प्रयास करिएगा कि गिनने में 400 शब्द पुराने में नहीं गिने, ये सब हमारे पास एक्स्ट्रा रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीएस पेपर 2 के लिए सिलेक्टेड टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मैंने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी बना दिए हैं आपके लिए, आइए उसको देखते हैं। 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर 2 के पहले खंड से। आप जैसा जानते हैं कि पहले खंड में क्या होता है, पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संवैधानिक दर्शन का सार है, इस पर आपको टिप्पणी करने हैं। मैंने जहाँ पर एक प्रश्न पिछले दिनों आपको दिया भी था जिसमें प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न कैसे लिखेंगे उस पर आपको मुख्य बात पर चर्चा किए थे, किस प्रकार से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम हो जाएगा आपका क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद पर आपको जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मैं एक प्रश्न बनाकर भले ही आपको दे रहा हूँ, लेकिन उस टॉपिक को तैयार करना है, क्षेत्रवाद को तैयार करना है। और क्षेत्रवाद से रिलेटेड प्रश्न के उत्तर जो है आप मल्टीपल डायमेंशंस में तैयार करेंगे, यानी कि क्षेत्रवाद से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पुछल्ला बनाकर पूछ सकता है। पुछल्ले का मतलब होता है कि इसमें मैंने क्या कहा कि विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां होती है, इस कथन के व्याख्या करते हुए इसे निपटने के उपाय। तो हमने लास्ट में पूछा कि इसको निपटने के उपाय आपको सुझाना है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में निपटने के उपाय पूछे, वहां पर कुछ और पूछ दे। तो क्षेत्रवाद से रिलेटेड आप मल्टीपल डायमेंशंस का मतलब हुआ अलग अलग पुछल्ले प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न मैंने लिया है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के सिद्धांत जो हैं उसके बीच अंतर मैंने आपसे पूछ लिया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि अंतर ही पूछे, सिर्फ मौलिक अधिकार पूछ सकता है, सिर्फ नीति निर्देशक सिद्धांत भी पूछ सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको गांधी जी का जो विचार का झलक मिलता है वो आपसे पूछा जा सकता है। कई प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर कहें तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पूर्ण रूप से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री। 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम के मद्देनजर जो है इस बार के लिए राज्यपाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, समय समय पर केंद्र राज्य संबंध विवादों में रहा है। समय समय पर केंद्र राज्य संबंध विवादों में रहा है। वर्तमान समय में बिहार के संबंध में केंद्र राज्य संबंध पर चर्चा कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो प्रश्न है ये मैंने पूरा बनाकर दे दिया, लेकिन यदि टॉपिक है तो वो क्या है, सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप पर आप मल्टीपल डायमेंशंस में क्वेश्चन तैयार करेंगे। मैं दोनों बातों पर चर्चा कर रहा हूं कि आपका टॉपिक हुआ केंद्र राज्य संबंध, लेकिन
केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जितने डायमेंशंस बन सकते हैं वहां तैयार करने हैं। भले ही मैंने आपको एक प्रश्न बनाकर दे दिया कि इस टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर। यहां पर छठा प्रश्न है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, थोड़ा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग में, सर्वोच्चता के मध्य समन्वय भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में इस कथन का परीक्षण करें। यहां पर संसदीय संप्रभुता से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, यानी संसद के बारे में आपको पूर्ण बात जानना है कि संसद आपको तैयार करना है, संसद। ठीक है, और अब संसद यदि अच्छे से तैयार कर लेंगे तो संसद से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप निश्चित रूप से उसके उत्तर दे पाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत सारे प्रश्न का आपका उत्तर करवाऊंगा, आपको बहुत सारा नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जो मैं टेस्ट चलाना चाह रहा हूं, आप कुछ प्रश्न जो मैं बार बार आपको दे रहा हूं, पिछले दिनों मैंने दिया था प्रस्तावना से रिलेटेड, जितना भी आपसे हो पाता है आप उसका आंसर राइटिंग कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर पोस्ट कीजिए। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, पोस्ट करेंगे तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि आप जो है आंसर राइटिंग करके हमारे टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिए। जो पटना में है या अच्छे जगह में है जहां पर आंसर राइटिंग करने की सुविधा है, जहां टेस्ट लिया जाता है, तो वहां जाके कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो दूर दराज में है, पटना के अलावा बिहार के अन्य जिलों से आप संबंध रखते हैं, अन्य जिलों में रहकर पढ़ाई किए हैं, आप प्री क्वालिफाई करने के लिए एक आवश्यक जो कट ऑफ मार्क्स है वहां तक पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा। तो आइए चलते हैं सातवें प्रश्न पर। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता संसद की शक्तियों पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका जो है आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। यहां पर टॉपिक की बात करें तो ये हो गया आपका न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड आपको टॉपिक तैयार करने हैं। इससे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो मैंने पीछे बार बार कहा है, अब आगे और नहीं बोलूंगा, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो न्यायिक सक्रियता तैयार करना है। मैं न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न बना दिए हैं, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या अन्य कोई नए प्रश्न के रूप में भी न्यायिक सक्रियता को पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं आठवें प्रश्न पर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम और आत्मनिर्भर भारत की सफलता कौशल भारत पर निर्भर करती है, इसके जो है विश्लेषण करना है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह अपने तत्कालिक समस्याओं को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। दबाव समूह द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों की चर्चा करें। यहाँ पर मूल टॉपिक है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। और मैं यहाँ पर एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह देना चाहता हूँ। आपको मैंने ये गेस करके दिया है, ये नहीं दिया है कि यहीं से पूछा ही जाएगा। ये हमारा गेस है, बोर्ड का प्रश्न उठाकर मैंने नहीं ला लिया है। तो आपको यदि और भी कोई नए टॉपिक लगते हैं कि इनके अलावे भी इसको भी तैयार करना चाहिए, तो निश्चित रूप से तैयार कीजिए। मैं अंतिम समय में आपको और सेलेक्टेड प्रश्न दूंगा। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि जो प्रश्न मैं दे रहा हूं, मुझे जो लगा कि ये सब टॉपिक पढ़ना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, वो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन यदि आपको कहीं और से भी या आपको खुद से भी लगता है कि नहीं इसके अलावे भी और इन टॉपिक की आवश्यकता है, तो आप निश्चित रूप से उन टॉपिक को भी तैयार कीजिए। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है ई नागरिक घोषणा पत्र। ये हमारे हिसाब से ज़्यादा VVI प्रश्न है। ई नागरिक घोषणा पत्र क्या है? साथ ही यह भी वर्णित कीजिए कि प्रगति प्लेटफॉर्म एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के निर्माण में कैसे सहायता कर सकता है। तो आप ई नागरिक घोषणा पत्र और प्रगति प्लेटफॉर्म का जो है एक नोट्स तैयार कर लेंगे, और जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा उस प्रकार से प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अक्सर आलोचना क्यों की जाती है? यानी यहाँ पर आपको भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया को पूछा गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी बात आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और लास्ट में उसकी आलोचना क्यों होती है
इस पर आपको बताना है कि इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो विभिन्न सरकार के बारे में जो है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों या विभिन्न सरकार के बारे में आपको बताना है कि किस किस समय में किस किस प्रकार के कार्य हुए हैं और किस किस प्रकार की आलोचना कब कब हुई है। इस प्रकार से लिखकर आप आगे निकल जाएंगे। आंसर राइटिंग में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पार्टी या दल की जमकर आलोचना नहीं करना है, मिला जुलाकर गोल मटोल बात बोलना है, ना किसी का विरोध हो और ना किसी का सपोर्ट हो। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है आंसर राइटिंग में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 12वां प्रश्न, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। यहाँ मैंने एक ही में सब मिलाकर बना दिया है कि बिहार की राजनीति में जाति, धर्म एवं क्षेत्र की भूमिका का सविस्तार वर्णन करें। तो आपको चुनाव से रिलेटेड जो है बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं। कई डायमेंशंस में आपको इस प्रश्न को तैयार करने होते हैं। पॉलिटी के लिए अंतिम और 14वां प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, पंचायती राज व्यवस्था और 73वां संविधान संशोधन के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। उसके बाद आइए चलते हैं जीएस पेपर 2 के खंड ख में, दूसरे खंड में जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्रम से सभी प्रश्नों को क्या है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने किन किन प्रश्नों को शामिल किया है यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्तमान में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली एवं उनकी कमियों का विश्लेषण बिहार के संदर्भ में कीजिए एवं इसमें सुधार करने हेतु उचित उपाय भी आपको बताने हैं, सुझाने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या, बाढ़ से रिलेटेड प्रश्न है। बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में आप पूरा प्रश्न तैयार करेंगे और भी नए नए डायमेंशंस में जो बात आपको समझ में आता है सभी तैयार करेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, भारत ने पारंपरिक रूप से आपदा प्रबंधन, देखिए बाढ़ से रिलेटेड है आपदा प्रबंधन, लेकिन आपदा का मतलब सिर्फ बाढ़ नहीं है। आपदा का मतलब कहीं आग लग जाना है, कहीं पर भूकंप आ जाना है, भूस्खलन है, विभिन्न प्रकार की आपदाएं हो सकती है। आपदा के अंतर्गत बाढ़ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बाढ़ है। अगला प्रश्न मैंने आपदा से रिलेटेड हुआ है, तो आपदा को तैयार करेंगे, आपके लिए टॉपिक है यहाँ पर आपदा। तो प्रश्न क्या है, भारत ने पारंपरिक रूप से आपदा प्रबंधन के लिए प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी परंपरागत आपदा प्रबंधन नीति से एक नवीन नीति की ओर बढ़ना चाहिए? इसी से रिलेटेड मैंने आपदा प्रबंधन का भी दूसरा प्रश्न बनाया है कि आपदाएं केवल दैवीय घटना नहीं है बल्कि यह मानवीय हस्तक्षेपों से भी निर्धारित होती है। इस पर आपको टिप्पणी करने हैं। तो आपदा से रिलेटेड मुझे लगा कि 2 टाइप से प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो मैंने आपको बना दिया। आपको और भी नए नए टॉपिक यदि लगते हैं कि आपदा से पूछे जा सकते हैं तो आप वो भी तैयार करेंगे। यहाँ पर यदि देखा जाए तो कृषि विकास रोड मैप 3 जो है बिहार में चल रहा है, तो इससे रिलेटेड आपको एक मल्टी डायमेंशंस में प्रश्न तैयार करने हैं। और अगला प्रश्न है भूमि सुधार से लेकर के लैंड रिफॉर्म्स में से, इसमें आपको कृषि विकास, किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और गरीबी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न तैयार करने हैं। 5वां प्रश्न है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं का सविस्तार वर्णन करें। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना पर आपको एक प्रश्न बनाना है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की क्या संभावना है, इसमें क्या क्या नए नए उपाय किए जा सकते हैं, वर्तमान में क्या कमियां हैं, इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने हैं। 6ठा प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति की मांग है। वर्तमान में क्या है कि द्वितीय हरित क्रांति की मांग है, बिहार में इसकी संभावनाओं पर जो है आपको चर्चा करना है। या हरित क्रांति से रिलेटेड इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकता है, हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुआ, उस पर आपको चर्चा करना है। प्रथम हरित क्रांति जो आई थी उस पर उसका क्या सकारात्मक प्रभाव रहा, उसका नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, आपको जो है इस पर चर्चा करना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, भारत में जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी, इस बात पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। 8वां प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसको दूर करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये आपको लिखने हैं।
नवा प्रश्न है, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए और बेरोजगारी के विभिन्न रूपों को बताते हुए भारत और बिहार में बेरोजगारी की इस लहर से निपटने हेतु किए जा सकने वाले उपाय के संबंध में आप कुछ बताइए, चर्चा कीजिए। बेरोजगारी यानी आपका मुद्दा यहाँ पर क्या है? बेरोजगारी। मेन टॉपिक जो है वो बेरोजगारी है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, देश में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, सर्वोत्कृष्ट है। हालांकि भारत में पीपीपी परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसका विश्लेषण आपको करना है। दूसरा है क्या बिहार में 7 निश्चय 2 जो है 7 निश्चय 2.0 चलाया जा रहा है, तो 7 निश्चय 2.0 के बारे में जो है इसकी विशेषताओं, इसकी कमियों सबको आपको बताना है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, बिहार बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आपको बढ़िया से देख लेना है। इसमें बहुत प्रकार के आंकड़े जो उत्तर लिखने में आपको मदद देगा और बिहार बजट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है या बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों आप जरूर देख लेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद समावेशी विकास और समावेशी समृद्धि जो है ये बीपीएससी का बहुत अच्छा टॉपिक रहा है, यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो समावेशी विकास और समावेशी समृद्धि जो है ये दोनों आपको देख लेने हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने दिया है मैं प्रयास करूंगा कि इस पर अधिकांश के नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कहाँ डायग्राम बनाना है, जिससे उत्तर लेखन में अधिक से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकें, ये सभी बात मैं बताऊंगा। अगला 14वां नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान। अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान बिहार एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है आपको बताना है। कृषि की वर्तमान स्थिति, योगदान जो है अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना है, इसमें किस प्रकार की चुनौतियां हैं, इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, ये एक प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर मुझे लगता है कि लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए कि कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान। तो आप ऐसा कर लेंगे कि कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और वर्तमान में कृषि की क्या स्थिति है और इसका योगदान कितना है, इसकी चुनौतियां क्या क्या है और इसके समाधान कैसे किए जा सकते हैं, इन बात को आप तैयार करेंगे। और अगला जो है वो है 15वां वित्त आयोग, 15th फिनांस कमीशन। और 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16वां नंबर प्रश्न है, यदि भारत अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता का दोहन करना चाहता है तो यहाँ के युवाओं के लिए कौशल अर्जन एक पूर्वापेक्षा है। यहाँ पर पंक्षा लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ रहता है पूर्वापेक्षा, इस तरह से, ठीक है, यानी पूर्व में जो अपेक्षा की गई है ये लिखा हुआ, इसका पूरा मीनिंग है। इस संदर्भ में कौशल विकास के लिए की गई विभिन्न पहलों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो है कि भारत में जो जनसांख्यिकीय क्षमता का दोहन करना चाहता है भारत, यहाँ क्या है कि दुनिया भर की सबसे युवा आबादी है, तो इसके कौशल अर्जन के जो पूर्व में अपेक्षा की गई है, इस संदर्भ में जो कौशल विकास के लिए की गई विभिन्न पहल है वर्तमान में, उस पहल पर आपको चर्चा करने हैं। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। और भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ इसका PDF उपलब्ध है। आप इसका PDF जो है कि अपने पास सेव करके रखिए, जब इच्छा हो तो आप वीडियो कितना देर देखेंगे और इतने प्रश्न लिखने में आप टाइम क्यों गवाएंगे, आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड करके रखिए। मैं समझता हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने आपको दिए हैं ये 67 PPSC एग्जाम के मद्देनज़र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए चलते हैं 67 BPSC मेंस एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, GS पेपर 2 के खंड गो में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल किया है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि गेस प्रश्न जो होता है वो गेस ही होता है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे गेस के अलावे भी आपको यदि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर जो है आप अवश्य तैयार करें। गेस चाहे मेरा हो या किसी और का, यह कभी कभी बहुत काम करता है, हूबहू एग्जाम के प्रश्न बन जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ठीक इसके विपरीत हो जाते हैं कि जो भी यहाँ पर गेस है इसके विपरीत उल्टे प्रश्न आ जाते हैं, विद्यार्थी को नाराजगी सामना करना पड़ता है।
तो गैस हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, बोर्ड से प्रश्न उठाकर नहीं ले आते हैं, इसलिए इन तथ्यों को, इन मूल्यों को आप समझें। आप बीपीएससी के छात्र हैं, आप बच्चे नहीं हैं। आइए उसके बाद आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरे खंड में होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, सस्ते और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों को तब तक नहीं छोड़ा जाना चाहिए जब तक कि विकल्पों यानी कि नवीकरणीय स्रोत का सही ढंग से परीक्षण न हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का क्या महत्व है और जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसकी क्या स्थिति वर्तमान में है, इन दोनों को मिला करके आपको यहां पर उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर प्रश्न है, बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा, मेन टॉपिक यहां पर क्या होगी आपके लिए, परमाणु ऊर्जा। तो बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा बेहतर समाधानों में से एक है, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी परमाणु ऊर्जा घातक भी है, इसके बारे में जब आप बताएंगे तो आलोचना हो जाएगी। तो दोनों आपको बात बताने, लाभ भी बताना है और उसकी कमियों को भी बताना है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है फिर से, तो इसको आप समझेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और इसे सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाइए। तो यहाँ पर मेन है ऊर्जा सुरक्षा, आपका टॉपिक क्या हो गया, ऊर्जा सुरक्षा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बीपीएससी का बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है, तो आप जो है ये एक बीपीएससी के लिए चाहता टॉपिक है, आप इसको जो है विस्तार पूर्वक जो है इसके लिए नोट्स तैयार करेंगे। अगला है, आप देखिए जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस बीच में ड्रोन का महत्व काफ़ी बढ़ा है। तो बढ़ते ड्रोन के महत्व के मद्देनजर जो है इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिया है कि ड्रोन तकनीक के सकारात्मक और नकारात्मक उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर के क्या क्या उपाय किए गए हैं। साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 7वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिवहन क्षेत्र का भविष्य। आप देख रहे हैं कि ई रिक्शा वर्तमान में बाजार में बहुत अधिक दिखने लगा है, वह ऑटो और रिक्शा दोनों का स्थान जो है ले रहा है। रिक्शा को भी रिप्लेस कर दे रहा है और ऑटो को भी वो रिप्लेस कर दे रहा है, तो इसका महत्व काफ़ी बड़ा है। तो यही इसीलिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है परिवहन के क्षेत्र का भविष्य है। इस कथन के आलोक में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की पैठ बढ़ाने से संबंधित चुनौतियों और उसके उपाय पर चर्चा कीजिए। क्या चुनौतियां होगी और यदि ये चुनौती होगी तो उसके उपाय के क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीन दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए जो भारतीय शहरों में बढ़ती अवशिष्ट समस्याओं को निपटने में मदद करेगी। तो ठोस अवशिष्ट जो है कचरा प्रबंधन जिसको आप बोलते हैं, ये कचरा प्रबंधन हो गया इसका मेन टॉपिक। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कहे या कचरा प्रबंधन कहे, दोनों एक ही बात है। तो आप कचरा प्रबंधन से रिलेटेड एक प्रश्न को तैयार कर लेंगे मल्टी डायमेंशंस में। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सबसे व्यापक समस्या प्लास्टिक प्रदूषण है। आपके लिए मेन टॉपिक हो गया प्लास्टिक प्रदूषण। मैंने यहाँ पर प्रश्न बनाया है कि समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सबसे व्यापक समस्या जो है वह प्लास्टिक प्रदूषण है, इस पर आपको चर्चा करने हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया है, एआई से लिया है। इसका फुल फॉर्म होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विभिन्न क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला को विशाल वृद्धिशील मूल्य प्रदान करने की क्षमता है, इस पर आपको टिप्पणी करने हैं। उसके बाद है कि आपको जैसा पता है कि भारत रूस से S-400 खरीद चुका है, कुछ डिलीवरी हो भी चुके हैं, कुछ होने बाकी है। तो इससे जो है कि अमेरिका काफ़ी नाराज रहता है कि रूस से कोई सामान नहीं खरीदे, लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर S-400 जो है इसके बारे में मैंने एक प्रश्न लिया है। तो S-400 वायु रक्षा प्रणाली दुनिया में वर्तमान में जो उपलब्ध है, जितने भी वायु रक्षा प्रणाली, उसमें अन्य प्रणाली तकनीक रूप से कैसे बेहतर है। S-400 दुनिया की अन्य तकनीक जो है वायु रक्षा प्रणाली के, उनमें से S-400 कैसे बेहतर है, ये आपको बताने हैं।
और भारत को इसकी डिलीवरी हो जाने के बाद भारत की रक्षा क्षमता कितनी मजबूत हो जाएगी, इस पर आपको टिप्पणी करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हैं, पूरे प्रश्न इसके मैं नहीं तैयार कर पाया। तो जो 12वां टॉपिक है ये है जैविक हथियार। जैविक हथियार एक बहुत भविष्य का हथियार इसको कहा जा सकता है। अब तक इस प्रकार के जैविक हथियार का प्रयोग खुलेआम सामने नहीं आया है, लेकिन इस पर बार बार चर्चा होते रही है कि लोग जैविक हथियार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जैविक खेती। जो अभी हम लोग उर्वरक यूज करते हैं वो क्या है, वो रासायनिक उर्वरक है, और जैविक उर्वरक से जो खेती की जाती है उसको जैविक खेती कहते हैं। तो जैविक खेती से रिलेटेड जो है मल्टी डायमेंशंस में एक अच्छा प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 14 नंबर प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बिहार में संभावना पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि मैंने ऊपर में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में भी आपको दिए हैं। उसके बाद नीचे 2 टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग और जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी में आपका जैविक हथियार भी शामिल है और जैव प्रौद्योगिकी का लाभ आपको जैविक खेती में भी दिखाई पड़ सकता है। इस प्रकार से जो प्रश्न, जो टॉपिक मैंने जीएस पेपर 2 के लिए दिया है वो आपके 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम के मद्देनजर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जीएस पेपर 1 के लिए भी टॉपिक लेकर आऊँगा। तो आप लोगों को यह समझना है कि जितने टॉपिक मैंने दिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके अलावे भी अन्य टॉपिक को भी तैयार कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन इतने में से पिछले साल मैंने टॉपिक नहीं दिया था, लास्ट टाइम में मैंने कुछ सेलेक्टेड प्रश्न बनाए थे और उसकी संख्या भी काफ़ी कम थी, इसलिए मेरा गेस काम नहीं किया था। इसलिए मैं यही कारण है कि इस बार मैं गेस नहीं दे करके आपको सेलेक्टेड प्रश्न दे रहा हूं, सेलेक्टेड टॉपिक दे रहा हूं कि इतने में से यदि तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। और जीएस पेपर 1 के लिए तो मैं पिछले बार भी दावे किया था, इस बार भी दावे कर रहा हूं कि जीएस पेपर 1 में मैं जितना प्रश्न दे दूंगा, आपको अभी ज़्यादा प्रश्न दूंगा, लेकिन लास्ट टाइम मैं जितना प्रश्न दे दूंगा उतना ही आप पढ़कर जाएं। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आपको ज़्यादा प्रश्न, यानी कि आपको 11-12 प्रश्न में से मात्र 6 के उत्तर देने होते हैं स्टैटिक को छोड़ करके। तो 6 में से 6 लड़ेगा, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इसलिए जीएस पेपर 1 का ज़्यादा टेंशन ना लें। जीएस पेपर 2 में बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जीएस पेपर 2 को ज़्यादा तैयार करेंगे। जीएस पेपर 1 में स्टैट को आप बहुत मेहनत से बनाएंगे, क्योंकि कुछ आरटीआई की कॉपी जो यूट्यूबर्स के द्वारा दिखाया जाता है, मेरे पास आरटीआई की कॉपी अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो आरटीआई की कॉपी मैं देख रहा था यूट्यूब पर ही। एक प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न होते हैं और वह 36 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक उत्तर पर आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, गलत होने पर सीधा 0। तो सही उत्तर यदि है तो आपको 6 के 6 नंबर मिलेंगे, वहाँ पर नंबर अधिक प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसलिए आप स्टैट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, स्टैट को बहुत ध्यान से देखें, बारीक से देखें और उस पर मेहनत अपना बढ़ाएं। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।